अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। पहले मुझे ये बताएं कि एरर सबके रिजॉल्व हो गए जितने लोग आ रहे थे क्लास में आने से पहले। एरर कितने लोग आ रहे थे सीसीआर वाले में? वो तो बता दें, इनके पहले आ रहे थे, अब रिजॉल्व हो गए वाले बात, लेकिन पहले कितने लोग आ रहे थे? किसी का भी नहीं। आप लोग वॉइस में किसी का एरर अभी तक क्लाउड कोड को चलाने में? तो कम से कम ना आज क्लास के अंदर से ही ये वाला मसला हल करके जाए कि आपके पास ना क्लाउड कोड चल रहा है। अब क्लाउड कोड भी फंसे रहेंगे, आप आगे आप प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। कम से कम इतना आज कर ले क्लास के अंदर, हम ये कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर हैं, उनको यूटिलाइज कर लेंगे, मैं आ जाऊंगा, बाकी टीचर्स हैं हमारे पास। लेकिन ये वाला अगर किसी का इशू आ रहा है तो कम से कम पता है, ये नहीं करें कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया तो पता नहीं बताएंगे, फिर घर जाके भी फंसे रहेंगे। ये वाला इशू कम से कम आज सॉल्व कर रहा है। उसके अलावा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी तक हमने ये देख लिया कि हमें रैंक वाला काम करना है किस तरह है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है? हमें अपने बुक का सारा जितना भी कंटेंट है उसकी एम्बेडिंग जनरेट करवा के कहाँ से करवाना है, कोऑर्डिनेट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या क्रिएट करना है, चैटबॉट कीवर्ड आप किससे जनरेट करवाएंगे? ये बताया, चैटबॉट की यूआई के लिए आप क्या यूज करेंगे? अरे यूआई आ रही है मेरे पास। हाँ देखिए, हमारे पास बुक तो है, सब कुछ है। अगली चीज जो आपको करनी है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या जनरेट करवाना है। अच्छा मेरी स्क्रीन क्या आ रहा है, ये जो आपके पास एक छोटा सा चैटबॉट आ रहा है, ये आप किस तरह जनरेट करवाएंगे? जनरेट करवाने के लिए आपके पास एक चीज है चैट किट। मैंने अभी आपको बताया चैट किट हमारे पास दो तरीके के हैं। एक तो आप पाइथन के लिए आपके पास कौन सा वाला होगा, चैट किट पाइथन। उसके बाद आप यूआई के लिए क्या यूज करेंगे, चैट किट जेएस। ये जो यूआई है, ये पूरी यूआई आपको कौन दे देगा, चैट किट। इसके अंदर इंटीग्रेट क्या करनी है आपने, जो अभी बैकएंड पे बनाई थी। सबसे पहले आपको ओपन एजेंट ऐसे किसके अंदर जाएगा, फास्ट एजेंट। फास्ट एजेंट एक पे यहाँ पर एक्सपोज होगी, जो भी आप मैनेज करेंगे कॉल क्या होगी यहाँ पर हमेशा एपीआई, और उस एपीआई से क्या आएगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन सारे काम करने के लिए सबसे बेहतर क्या है, आपको लिखवाना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबको लिखवाना आता है, किस तरह लिखवाते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है कि यहाँ पर वो सिर्फ इसको कॉपी करे कि हमारे पास ये वाली चीज अगर किसी के अंदर है भी, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हम प्लॉट के अंदर आए, यहाँ पर हम कमांड चला दे, इस तरह नहीं करना कि स्लैश एसपी, हमारे पास एक कमांड है स्लैश एसपी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आगे ये पास नहीं कर देना बस। अच्छा एक मिनट काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला तरीका क्या है, आप उससे ना सवाल करें। आप उसको पहले बताएं कि मेरे ये वाली मेरी रिक्वायरमेंट है, आप उसकी स्पेसिफिकेशन मुझे लिख के देंगे। अब स्पेसिफिकेशन लिखवाने के लिए ना, अगर आप इसी इन्वायरमेंट के अंदर सीएलआई वाले इन्वायरमेंट के अंदर रहना, तो होगा क्या, आपके पास वैलिड टोकन्स बहुत कम है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी सवाल जवाब यही पर कर रहे हैं तो क्या आपके टोकन जाया नहीं हो रहे होंगे? इससे बेहतर क्या है कि आपके पास जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाने के लिए क्या है, हमें डिस्कशन किससे करनी है, या तो हम डायरेक्ट प्लॉट के अंदर यहीं पर कर ले, अगर आपके पास पेट वाला है तो आप यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सी वाला है तो आप क्या करेंगे, टोकन बचाने के लिए डिस्कशन आप यहाँ करने के बजाय आप कहाँ करेंगे, आपके पास जितने एलिमेंट हैं, आप चैटजीपीटी के पास चले जाए, आप ग्रॉक के पास चले जाए, आप जेमिनी के पास चले जाए, आप उसको क्या बताएं कि मेरे पास क्या है, ये वाली चीज है, इसका आप क्या लिख के दे दो मुझे, एक स्पेसिफिकेशन। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक चैट है, चलो ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, जनरेट प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन कमांड फॉलोइंग माय प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब डिटेल्स कौन सी है, ये डिटेल्स कौन सी है जो हमें मिली। तो डायरेक्ट हम देने के बजाय पहले इसको रिफाइन किससे करवाएंगे, हम किसी भी एलएलएम से। उसके बाद हमने क्या बता दिया, इसके बाद कुछ सजेशन बताए कि हमारे पास प्रोजेक्ट रिसर्च क्या है, हमारे पास कोर प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या क्या होगा, कॉन्स्टेंट क्या क्या होंगे, कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है उसका वर्कआउट कितना होगा। तो हमने ये पहले से ही सब बता दिया। अब ये काम मैं यहाँ आके क्यों कर रहा हूँ, वहीं पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्या कहा, हम क्या बचाएंगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा
तो ये क्या है, आपको जेमिनाई, चैट जीपीटी सारी चीजें कैसे मिल जाएगी फ्री में। तो जो काम आप फ्री में करवा सकते हैं वो आप क्लाउड के अंदर क्यों करें। बाकी जितनी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई सारी चीजें कमांड हम चलाएंगे, इसको स्किप नहीं करना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हम मैसेज पास कर रहे हैं उसको रिफाइन करवाने के लिए चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो रिफाइनमेंट के लिए आप वहीं क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए इसको रिफाइन करवाएं। यहाँ पर आप सारे सवाल कर लो, इससे बेहतर है आप यहीं पर सारी स्पेसिफिकेशन लिख के यहाँ पर इसको करवाएं। तो बस आपको करना क्या है, इसी ने मुझे बता दिया कि अब आप कौन सी कमांड चलाओ, स्पेक के डॉट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप क्या कर दो, ये सारा जो आपको ये जो रिफाइन वाली चीज है ये आप पास कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप सबको पता है कि स्पेक किट का प्रोजेक्ट बनाने का तरीका क्या है। नहीं पता अगर तो हम कहाँ पर आएंगे, पेनवर्सिटी के पार्ट 4 के ऊपर ये सारी चीजें अब तक आपने कर ली होगी, बस आपने यहाँ पर आना है। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए क्या कमांड है, यहाँ टॉप पे मिलेगी SDR4 ये इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसका वर्जन निकालना है। इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका है स्पेसिफाई प्लस इनिट, और इनिट के बाद क्या देना है आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो आपने जैसी की वाली चीज करेंगे, ये उसी टाइम पे आपसे क्या पूछ लेगा, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, हम एक बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, मैं सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का तरीका बता देता हूँ, बाकी फिर हम बाकी चीजें आप लोग तो कर लेंगे। या तो हम इसमें आ जाए, टीचिंग वाले में आ रहे हैं, हमारे कौन से GIC क्लास। तो हम यहाँ पर आते हैं CMD के बाद हम ये वाली कमांड चलाएंगे, और इस इनिट के बाद क्या करें, हम जैसे चैटबॉट बना रहे हैं हम यहाँ कर लें चैटबॉट। अब ये क्या करेगा, आपसे सवाल पूछेगा। ये सवाल क्या है कि आपने कौन सा मॉडल यूज करना है, आपको पायलट में हो, आप क्लाउड के अंदर है, आप जेमिनाई में, आप कर्सर में, आपने किसका सेटअप करना है। अगर आपने क्लाउड का कर लिया, CCR वाला भी कर लिया, तो आप क्या करेंगे क्लाउड। मेरे पास क्लाउड दूसरा वाला है, तो हम भी क्या करें यहाँ पर क्लाउड। दूसरी चीज आपसे क्या पूछेगा, आपने पावर शेल को यूज करना है या तो फिर मैश। रिकमेंडेड क्या है मैश। अगर आप पावर शेल में भी जाना चाहें, पावर शेल में थोड़े से ज्यादा हमारे पास उसका यूज होते हैं, ज्यादा टोकन से होते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप किस पर आ जाए मैश। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले अपने सिस्टम में एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, WSL। और बहुत आसान है, एक कमांड है, बस कुछ टाइम लेते हैं, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर देगा। तो हम किस पर आ रहे, मेरे पास बैश है, तो हम बैश पर आ रहे। अब ये सारा सेटअप ना यहाँ पर खुद कर देगा। तो सेटअप करने के साथ ही इसने क्या कर दिया, आपको सारी कमांड्स बता दी, कौन सी SP कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफाई, प्लान, टास्क और इम्प्लीमेंट। बस आप क्या करें, इसको अपने कोड के ऊपर यहाँ पर आके मेरे डायरेक्टरी का ख्याल रखिएगा। अभी ओपन का हो रहा था, यहाँ पर हमें क्या जाना है CD, इसके बाद यहाँ पर आके चैटबॉट, इसके अंदर हम क्या करें कोड स्पेस। तो स्टार्टिंग में ना हमारे पास 2 फोल्डर आते हैं इसके अंदर, इसको ओपन कर लें। हमारे पास कौन सा आ गया, सबसे पहले क्लाउड, इसके अंदर हमारी सारी क्या आ होंगी कमांड्स, SP.constitution, SP.specify, ये कमांड्स आप अपनी भी बना सकती हैं, आप सबको पता होगा। अगर आपने ऑनलाइन सेशन देखा हो सर अमीन का सब डिटेल में बताया, और उससे पहले हमारी क्लास भी हुई, उसके अंदर भी सारी चीजें बताई। तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, हम स्पेसिफाई के अंदर आते हैं। मेमोरी हमें पता है कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपडेट हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट होगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो हमें करना क्या है, बस जो हमने चैट जीपीटी पे जाके अपना प्रॉम्प्ट क्या करवाया, रिफाइन करवाया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट रेडी है। अब यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए इसने सारी चीजें रिफाइन करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड कर दी। अब आप इसको सिंपल यहाँ पर आके यहाँ से यहाँ तक कर ले कॉपी, और आपने करना क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर आप क्या कर लें CLS, और यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप प्लॉट। अब मुझे बताएं कि ये वाला मैसेज ज्यादा बेहतर है, ये जो हमने चैट जीपीटी से पूरा रिफाइन करवाया, अपनी चीजें बताई, अब सिर्फ एक सवाल के अंदर नहीं, आप मल्टीपल सवाल के अंदर भी कर सकते हैं। क्या ये ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर था कि हम यहाँ पर आके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज पास कर दें, कौन सा ज्यादा बेहतर है। वो जो ज्यादा मैंने चैट जीपीटी पे जाके अपनी चीजें बताई, अपने हिसाब से उसको रिफाइन करवा लिया, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर मैं उसको बताऊंगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, बजाय इसके कि हम इसको कॉपी करके मान देते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, हम इसको क्लाउड को ओपन करते हैं। तो अब क्या करना है, हमें ये चैट जीपीटी जो हमारे पास था ये रहा, हमने इसको कॉपी किया। बस हमें करना है, हमें कमांड क्या चलानी है, /SP। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया कॉन्स्टिट्यूशन,
इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट करने का तरीका यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं चलता, आपने क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं चलेगा, क्या चलता है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट लाजमी दबाना। तो जैसे ही आपने क्या किया, क्या आ गया, पेस्टेड टेक्स्ट 1 + 28 नाइस। अब आप जैसे इसको यहाँ पर आके इस कमांड को रन करें, हमें काम कर लेते हैं सिंपल सिंपल, यहाँ पर करते हैं कंट्रोल सी, इसको दोबारा से बंद करते हैं CLS सिंपल क्लाउड, और दोबारा से आके कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे। सिंपल नाम हम रखे, काम करता है, ठीक है, चलता रहेगा। तो क्या करें, /sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट। मेरे ख्याल में मैंने कंट्रोल सी दोबारा कर दिया, तो यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पर आइए कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। तो अब देखिए, ये सारा का सारा जितना भी मैंने इसको रिफाइन करवाया था वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये ऊपर नहीं जाने दे रहा अभी, तो क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, अब जो मैंने इसको मैसेज पास किया वो ज्यादा कंसाइज था, ज्यादा डिटेल में था। तो अब क्या करेगा, अगर मैं इसको हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ तो अब क्या होगा, चीज ज्यादा बेहतर क्या लिख पाएगा हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बेहतर होगा तो इसका फायदा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर लिखने का फायदा क्या है, हमारी पूरी एप्लीकेशन का स्कोप डिफाइन कर रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे स्पेसिफिकेशन को क्लैरिफाई कर रहा होता है। ये सारे काम, अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बुरा है, मेरी कभी भी एप्लीकेशन अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैंने किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा रख लिया, अब सारा काम वो खुद कर रहे हैं। बस ये याद रखिएगा कि आपने जो सबसे ज्यादा टाइम लगाना है वो टाइम आपको किस पे लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, वेरीफाई, उसके बाद प्लान, उसके बाद ये सारे स्टेप आपने हर बार करने। ये नहीं होगा कि आपने एक दफा कर दिया, अगली बार आप डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन को अपडेट करें, ऑपरेट करें। ये स्टेप क्या होगा आपके हर बार चल रहे होगा। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू मेक दिस एडिट टू constitution.md, मैं क्या कह दूं, यस। तो देख रहे हैं यहाँ कितने टोकन जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 1.3 के, तो 10,000 से ऊपर जाते हैं। तो देखिए, अब आपको ये, जब आप जेमिनाई CLI यूज करते हैं, जेमिनाई CLI में आपको बताया था कि कितनी रिक्वेस्ट मिलती है, 1000 एक दिन की। जब आप इसके अंदर जेमिनाई CLI इंटीग्रेट करेंगे तो वैसे खत्म हो जाएगी। तो ये है कि इसके अंदर आप कोई कोड रखें, कोई कोड का फायदा है कि आप डिफरेंट एल्गोरिथम से बहुत आसानी से स्विच हो सकते हैं। ये चीज आपने तो देख लीजिए। अब देखें, यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ तो किया, इसके अंदर चीजें करी अपडेट। अब देखिए, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट हो गया, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपसे अगले कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अब ये क्या बना रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करें यस, ये क्या कह रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन फाइल को, ये करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा लिख लिया, उसके बाद अगली कमांड कौन सी होगी, अगली कौन सी होगी, स्पेसिफाई। अच्छा, ये कमांड्स लिखी हुई कहाँ है, ये कमांड्स मुझे बताइए लिखी हुई कहाँ है, मुझे मिल किस तरह थी। अगर आप अपने क्लाउड के अंदर कभी आए, यहाँ पर कमांड्स के अंदर फिर आपको यहाँ पर hp.constitution की कमांड दिखी। तो जब आप ये कमांड चला रहे हैं तो ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट हमारे सवाल के साथ लगे जा रहे हैं। एक कमांड भी गए, इस कमांड के पीछे भी गए, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। हम इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले से सारी चीजें एक्सप्लेन की। हम यूज इसको करें पैकेट प्लस इसकी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हो गई ना, आराम हो। ठीक है। अच्छा, एक अच्छी चीज अभी ग्रुप में आई कि अभी जो हम आपको बता रहे थे ना, चैट किट आप लोगों ने इंटीग्रेट करनी है फ्रंट एंड बैक एंड, तो आप लोगों ने पहले खुद कर दिया। अब आपको इसका आइडिया कहाँ से मिल जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छे टीचर हमदा सैयद, उन्होंने यहाँ पर डाला है चैट किट जेमिनाई। तो यहाँ पर उन्होंने चैट किट के साथ फ्रंट एंड में इंटीग्रेट किया हुआ है, और यहाँ पर उसकी यहाँ पर स्पेक्स और उसका बैकएंड भी। तो आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को चला के अगर किसी को कोई एरर आ रहा हो वो इससे आइडिया ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा, हमदा सैयद की प्रोफाइल में क्या करिएगा, सर्च करिएगा, पहली गेटअप की रेपोजिटरी चैट किट जेमिनाई बॉट, सिर्फ जेमिनाई का बॉट।
ये जो बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाला सिर्फ ये, बाकी बैकएंड सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद लिखनी। मेरे ख्याल में उन्होंने यहाँ पर वैसे ही लिखी हुई भी है, लेकिन आप लोगों ने कॉपी पेस्ट पे नहीं जाना। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, बस आइडिया लेने के लिए अच्छा है, आप लोगों ने बस क्या करना है, इसको समझाना है। तो अब यहाँ पर ना हमारा, ठीक है, तो हमारी अभी इसको क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यहाँ में अटक गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का आइडिया आपको मिल गया, ये देखिए इसने लिख भी दिया। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं, यू आर रेडी टू जनरेट फ्यूचर स्पेसिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ लेना आप लोग आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगला स्टेप क्या करना है आप लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आए, आप सिर्फ एक कमांड चला दें sp.specify, ये नहीं करना है। आपने स्पेसिफाई करते हुए भी बताना है कि आपको किस तरह से वाला काम करवाना है। तो उसके लिए भी आप इस तरह का डिस्कशन करिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आपने क्या बताया, राइट अ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन प्रॉम्प्ट फॉर spec.specification कमांड, और आप अपना काम बताएंगे क्या करवाना है आपको। आई वांट टू क्रिएट एम्बेडिंग्स फ्रॉम माय बुक एंड वांट टू सेव इट ऑन कोऑर्डिनेट वेक्टर डेटाबेस। ये आपने सिर्फ 3 लाइनों में समझा, उसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आप इसको देखेंगे, ये स्पेसिफिकेशन किसने लिख के दिया आपको, चैट जीपीटी। अब आपने करना क्या है, इसको यहाँ से करें कॉपी और यहाँ पर लगे कर दें। अच्छा, यहाँ पर इसका शिफ्ट दबा दें, ठीक है, यहाँ से कॉपी। अब आपने स्पेसिफाई के बाद भी क्या करना है, इसको लाके कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो अब अगर आप इसको पेस्ट करेंगे, अभी क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेगा, उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन भी देखेगा, और स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने ये वाली चीजें भी बता दी। अब ये क्या करेगा, इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद स्पेसिफिकेशन। अभी सारी चीजें कौन लिखेगा हमारे लिए, अगर आप अपने कोड के अंदर है, अभी आप यहाँ पर नोट करें, आपको सिर्फ कितने फोल्डर नजर आ रहे थे, स्टार्टिंग में कितने फोल्डर थे जब हम यहाँ पर आए थे, 2, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, 3। सबसे पहले क्लाउड, उसके बाद स्पेसिफाई, उसके बाद हिस्ट्री। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। यहाँ पर उस हिस्ट्री के अंदर क्या बता रहे हैं, इस हिस्ट्री के अंदर क्या आ गया, ये आपने यहाँ पर लिख ली कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने जो जो काम किया उसने यहाँ पर लिखे, तो सारी चीजें यहाँ पर लाके लिखिए। कल को अगर आपने दोबारा से हिस्ट्री को यूज करना है, हम भी कर सकते हैं, उसका फायदा ही है। उसके बाद जितने भी आप स्पेसिफिकेशन बना रहे हो वो यहाँ पर आ रहे हैं, मेमोरी। अच्छा, एक और चीज आपको याद है, जो जेमिनाई CLI यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, जेमिनाई CLI यूज करते हुए हमारी हर बार एक फाइल जाती है। कौन सी फाइल होती है वो, gemini.md। क्या आपको यहाँ पर भी ऐसी कोई सिमिलर फाइल नजर आ रही है, कौन सी, cloud.md। अब इस क्लाउड की फाइल में क्या आ रहा होगा, क्या ये भी सारी की सारी फाइल हर बार हमारे हर प्रॉम्प्ट के साथ जारी होगी। जिस तरह जेमिनाई के अंदर gemini.md की वो फाइल जारी होती है, इसी तरह क्लाउड की वाली फाइल भी हर बार हमारे क्लाउड की हर प्रॉम्प्ट के साथ जारी होगी। इसमें बताया हुआ क्या है कि आपने हिस्ट्री बनानी है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, सारी चीजें जितनी भी इसकी रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको गैस करते हैं एक बार, एक बार स्पेसिफिकेशन लिख दो, उसके बाद फिर बाकी का स्टेप, बाकी के जितने स्टेप्स हैं वो आप लोग खुद चलाएंगे। मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम सबकी सॉल्व हो गई। मुझे ना घर पे अगर जाके सैटरडे वाले ग्रुप में कोई लाल निशान नजर आया, मैं सच बता रहा हूँ, ग्रुप से निकाल तो मैसेज इतना सा होता है, वो पूरा ना एरर इतना बड़ा आया होता है, और उसका हल बहुत छोटा सा होता है भाई। आप अगर थोड़ा सा सर्च कर लें तो बआसानी आपको मिल जाएगा। आप चैट जीपीटी से पूछे, क्लाउड से पूछे, आपको ये वाला हल मिल जाएगा। तो अभी भी अगर किसी का, मैंने आपको CCR वाला भी सेटअप बता दिया कोई कोड के साथ, आपको मैंने डायरेक्ट क्लाउड कोड का भी बता दिया। अगर अभी भी किसी का मसला आ रहा है तो कोऑर्डिनेटर से घूम रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेल्स में अगर किसी का इशू आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास
एक कोऑर्डिनेटर, 2 टीचर है, आप उनसे पूछ लें। अगर देखें 4-5 दिन में वाला मसला हल नहीं हुआ तो ये मत सोचिए आज मैं घर जाके कर लूंगा, आज भी नहीं होगा। तो अगर मसला हल नहीं हो रहा पूछ लो। पूछने में कभी भी शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं आता सीख रहे हो, और हैकाथॉन का मकसद पता है क्या है? सीखना। बेहतरीन। आपने क्या करना है? हैकाथॉन का मेन मकसद क्या है? सीखना। अगर फर्ज करें आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अगर आप नहीं भी बना पाए तो यकीन करें आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बस आपके पास ना ये वाला एक ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप एक चीज बना नहीं पाए और उस टाइम ना आप अपने आप से कह रहे हो काश मैं थोड़ी सी और कोशिश कर लेता। तो आप अपना 100% दो। 100% देने के बाद भी अगर नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन कोशिश आपने पूरी करनी है अपनी। आपको सीखेंगे बहुत इसके अंदर। आज वाले हैकाथॉन नहीं बना, कुछ ना कुछ के पास कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। दूसरे हैकाथॉन में इम्प्रूव कर लेंगे, दूसरा नहीं बना, तीसरा कर लेंगे। तो आपके पास लिस्ट आ गई है, कितने हैकाथॉन है? 7। 7 है कि 9 है? 7 है। 7 हैकाथॉन। तो ये हैकाथॉन वाली चीज तो चलती रहेगी। अब जो हमारे पढ़ने का तरीका भी होगा, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हर क्लास के अंदर आके हैकाथॉन डिस्कस कर रहे हो तो आप एक हफ्ते बाद देंगे, हम एक हफ्ते पहले दे रहे हो। आपका हैकाथॉन 2 अगले हफ्ते आएगा, हम हैकाथॉन 2 हमारी डेडलाइन कल है। आपकी हैकाथॉन 1 की हमारी डेडलाइन कल हैकाथॉन 2 की है। फिर आपका जब हैकाथॉन 2 आएगा हम 3 बना रहे होंगे। दोनों हैकाथॉन 1 के अंदर फेज 1 फेज 2 चैटबॉट के साथ। हैकाथॉन 2 के अंदर नहीं, हैकाथॉन 1 आपका कंप्लीट है। अच्छा आप हैकाथॉन 2 का बोल रहे हो? अच्छा वो सही है। फेज 1 हैकाथॉन 1 के अंदर वो कंप्लीट है, बाकी हैकाथॉन 2 के अंदर दूसरा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आके देखें, ये देखें अब हमारे पास कितने फोल्डर्स बन गए इसके अंदर। अभी तक कितने फोल्डर्स आ रहे थे? 3। अब नया फोल्डर कौन सा आया हमारे पास? स्पेक्स। स्पेक्स कहां से आया? ये जो हमने कौन सी कमांड चलाई अभी? स्पेसिफाई। ये लग रहा है सबकी क्या लिख रहा है? स्पेसिफिकेशन, और इसके अंदर यहाँ पर 001 बुक एम्बेडिंग, उसके बाद कोई और स्पेसिफिकेशन लिखेगा। ये सारी चीजें अब ये खुद ये चीजें जनरेट करेगा। किसकी बेस के ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे। फिर आपने इसके बाद अगला काम क्या करना है? स्पेसिफिकेशन लिखवाने के बाद क्या करना है अगला काम? अगर आपको लग रहा है सही है तो आप जाने, तो वरना क्या करवा लो, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करने का वो हर चीज जो इसके अंदर मजीद चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके अलावा अगली चीज क्या है? ये वाली चीज ना, ये 5-6 जो कमांडें आपको याद होनी चाहिए, और याद रखिएगा ये आपने हर बार चलानी, पहली दफा नहीं चलानी। बस आप कोई नई चीज ऐड कर रहे हो उसके बाद भी आपने चीज चलानी। उसके बाद स्पेसिफाई के बाद क्लैरिफाई, क्लैरिफाई के बाद प्लान, प्लान के बाद टास्क, टास्क के बाद क्या आएगा? इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एक और कमांड है पीएचआर। वो खुद करते तो सही है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कौन सी कमांड चलानी है? पीएचआर, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड। आपने हर चीज का रिकॉर्ड बनाना है। और एक और कमांड है गेट कमिट। आपने काम जो करना है स्टार्टिंग से, आप किस तरह करेंगे कि आप जो काम कर रहे होंगे उसको हाथ के हाथ बेटा भी कुछ करो। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ बेटा, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर देखें यहाँ पर हमने जब भी कोई काम किया था, हाथ क्या 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 यहाँ पर? कमिट। ये सारे क्या है हमारे? कमिट्स आ रहे हो। लेकिन पहला कमिट किसके साथ है हमारा? कमिट किए, एक तो मैं हूँ, दूसरा हमारा ब्लॉक है। ठीक है, आप कमिट चलाएं। ये कमिट मैसेज सारे मैंने लिखे, किसने लिखे? मेरे लिए लॉर्ड ने। ये देखिए जो जो आप काम करते रहे साथ साथ आप क्या करते रहे उसको कमिट। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ी मेन है। आप जब अपना हैकाथॉन सबमिट कर होंगे, आपको अपना फ्रंट एंड, आपको अपना बैक एंड, दोनों क्या करने? डिप्लॉय। डिप्लॉय कहाँ पे करने? यहाँ पर ये वाला जो फ्रंट एंड वाली चीज है, ये आप कहाँ डिप्लॉय करेंगे? गिटहब पेजेस के ऊपर। आप पूरी एक CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। सब चीजें कौन बनाएगा? आपको आप बस कमांड देंगे, वो मिल जाएगा। प्लॉट ही बना देगा, समझ लेंगे बात में। लेकिन अभी के लिए प्लॉट आपके लिए बना देगा। अभी पाइपलाइन बनाए, वो आपको फ्रंट एंड कहाँ डिप्लॉय कर देगा? गिटहब पेजेस के ऊपर। इसके अलावा जो आपका बैकएंड डिप्लॉय होगा, बैकएंड कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं आप? रेंडर के ऊपर। वो आपसे $1 लेगा, लेकिन वापस कर देता है। पता नहीं करता नहीं करता, सुना था मैंने, कर देता है। ठीक है, $1 लेगा, वो आपकी डिप्लॉयमेंट कर देगा। उसके अलावा रेलवे भी है,
उससे अच्छी चीज मैंने सुनी है, किसी ने किया है यहाँ पर, हगिंग फेस। आप अपना बैकएंड प्लान डिप्लॉय कर सकते हो हगिंग फेस के ऊपर, कर सकते हो, वो फ्री है। तो आपने बैकएंड अपना अलग डिप्लॉय करना है, उसके अलावा फ्रंट एंड आपने अलग डिप्लॉय करना है। अभी आखिरी चीज क्या बचती है, कंटेंट, वो का डिप्लॉय करें, वो का डिप्लॉय करें, ऑलरेडी डिप्लॉय। उसका आपको क्या मिलता है, यूआरएल मिलता है, एपीआई क्या मिलती है, आपको उसको डिप्लॉय करने के लिए नहीं। तो अगर आप अपना बैकएंड डिप्लॉय कर लेंगे, फ्रंट एंड डिप्लॉय कर लेंगे, आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। और इसको इसलिए से बनाइएगा, ये जो आपके 7 प्रोजेक्ट रह गए, इसको आपने कंसिडर करके क्या बनाना है, सिर्फ जाने छुड़वाए कि मैं बना दूं, मेरे फॉर्म के अंदर वो चीज आ जाए, मेरा काम हो जाए। इसको आप कंसिडर करें कि आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। आपके पास आज हैकाथन में नहीं, ये आपके पोर्टफोलियो में आ गया, हैकाथन 2 है आपके पोर्टफोलियो में आ गया। ये वाला फेज आप लोगों के ऊपर आया था Q2 में, जिन लोगों ने मेहनत की थी, ई कॉमर्स बहुत अच्छे से बनाया था, वो लोग आज मार्केट में कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो अब ये जो आपके हाथ दोबारा मौका है, तो जो लोग थोड़े से सुस्त भी पड़े हुए थे, वो भी क्या करें, थोड़े से स्टार्ट चाहिए, 2-3 महीने इसमें मेहनत कर लें। आपकी जितनी मेहनत है 2 साल की, वो सारी यहाँ पर वसूल हो जाएगी। और आपको एक बार पोर्टफोलियो बन गया, आपको आगे के रास्ते पे खुद नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये 2-3 महीने आप लोग थोड़ी सी जान लगा लें। अब जो हम क्लास में मैंने आपको बताया कि चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, वो किस तरह करेंगे, हर क्लास के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, आगे हैकाथन डिस्कस करेंगे, आपको तरीके बताएंगे, टाइम हुआ तो कभी ना कभी इंप्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। लेकिन हम आपको सारे तरीके बता देंगे, इंप्लीमेंट, एरर्स को फेस करना, उसको रिजॉल्व करना, ये सारी चीजें हम करेंगे आप लोग। और किसकी सपोर्ट लेंगे सर, एआई की। खुद नहीं करना सारी चीजें, एआई की सपोर्ट लेंगे। तो बहरहाल ये चीजें समझ आई। अभी तक आपके पास रैग वाले सिस्टम के अंदर कोई सवाल, आपको लग रहा हो कि कुछ कहीं ना कहीं फंसा, ये वाला काम किस तरह करूँगा, वो कुछ नहीं, कोई क्यूरी हो हैकाथन से रिलेटेड कुछ भी जी। क्या? जी, जब आप देख रहे होगे ना पहली दफा, मेरे को चैटबॉट के भी अलग से स्पेसिफिकेशन बनाए, तो आप उस स्पेसिफिकेशन को क्या करोगे, पहले प्लान बनाओगे, फिर टास्क करोगे, फिर उस तरह। अगर आप ये चीजें नहीं करते ना, आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट हो जाता है। एक साथ स्टार्ट हो जाना भी सारा मसला है। लेकिन जब आप ये स्पेसिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन सब करते हो, आपके फेजेस बनते हैं। तो जब आप चैटबॉट वाले फेज पे आओगे, तो उसमें भी आपके वाले बनते हैं, आप उसके भी प्लान बनाओगे, आप उसके भी टास्क बनाओगे, फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मेहनत चल रही है प्रोजेक्ट बनाने में, आपके टीचर्स भी आपका मेहनत कर रहे हैं, आप भी वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी क्या तैयारी है हैकाथन की आपकी, कितना काम हो गया है? चले पहले थोड़ा सा, आपने अभी क्योंकि रैंक के बारे में पढ़ा है ना, पहले इसी के सवाल आपसे पूछ लेते हैं। रेडी है जवाब देने के लिए? कुछ पूछूं सवाल? कितने लोग हैं? हाँ, सवाल पूछ ले, हम जवाब दे देंगे। अभी जो आज पढ़ा है उस टॉपिक से रेलेवेंट हैंड रेस करके बताएं, सवाल पूछें कुछ रिलेटेड टू रैंक। कितने लोग कॉन्फिडेंट है? हाँ यार, रैंक का कोई सवाल पूछ लो, मैं बता दूंगा। कॉन्फिडेंट तो बताओ, अपना कॉन्फिडेंस तो शो करो, हैंड रेस करके बताएं, थोड़ा बड़ा हैंड रेस करें। बाकी लोग क्यों डर रहे हैं इतना, एग्जाम थोड़ी हो रहा है। दोबारा मैं पूछ लेता हूँ अगेन, रैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि रैंक में डेटा किस फॉर्म में जाकर लोड हो रहा होता है? जितने लोगों को पता है सब पता है कि किस फॉर्म में हो रहा होता है, तो पता तो है आपको सवाल के जवाब, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? अब मुझे दोबारा बताएं, रैंक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो कितने लोग कॉन्फिडेंट है? हाँ, मसला नहीं, हम दे देंगे सवाल के जवाब। बाकी क्यों अभी इतना डर रहे हैं? एम्बेडिंग किस फॉर्म में, एम्बेडिंग है क्या एक्चुअली में? नंबर से? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम पाइथन में वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल में वैल्यू रखते थे, तो वेरिएबल का जो नाम होता था वो क्या होता था? क्या होता था? आइडेंटिफायर होता था, आइडेंटिफाई करता था ना वेरिएबल की वैल्यू, यही करता था ना। तो मुझे ये बताएं, नंबर वो क्या है जो एम्बेडिंग में नंबर रखा हुआ है? कोई भी नंबर सरली लिख दें। सपोज करें कोई स्टूडेंट है, नोटपैड ओपन करें,
और उस स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं पाइथन में, एक में से 1 से 10 तक है ना, हमने 1 से 10 तक रखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स की स्किल्स है पाइथन में, पाइथन स्किल लिखें वो है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 में से हमको एक नंबर सोच लेते हैं इक्वल्स टू करके 7 हो गया, पाइथन हो गया। दूसरे नंबर पर हम दे देते हैं रीडिंग में या इंग्लिश में कितना अच्छा है वो, इंग्लिश रीडिंग, इसमें भी 1 से 10 तक दे देते हैं, क्या हो गया 8 हो गया। अब इसको रखते हैं एरे में 7,8। इस स्टूडेंट का नाम भी बता दें, कौन सा स्टूडेंट है, कोई भी जो आपको लगता है। हाँ भाई, ये किसका डेटा है, मतलब एक सपोज कर रहे हैं ना, डेटा किस स्टूडेंट का है, हमजा का डेटा है। एक इंटर करें, एक और स्टूडेंट का डेटा लिखें, कुछ भी नाम लिख दें, इसी तरीके से एरे बना दें, कोई भी नंबर लिख दें। तो एक और स्टूडेंट का लिख दें इंटर करके। अब इसमें रख दें 2,1, ऊपर वाले में 9 कर दें, 4 को ना 9 कर दें, ठीक है। मुझे ये बताएं डेटा किस फॉर्म में रखा हुआ। ये जो अली है, अली का इंग्लिश में क्या लेवल है, क्या है, और पाइथन में क्या है, हमजा का पाइथन में लेवल क्या है, 7। अब एक सवाल होता है, वो है कि कौन ज्यादा नियर बाय है, कौन ज्यादा फार है। हमजा और अली जो है सिमिलर है, सिमिलर है या नहीं है, ये सिमिलरिटी होती है, इसी को बोलेंगे ना सिमिलरिटी। हमजा और अली जो है सिमिलरिटी के साथ है। अगर मैं हमजा को कोई काम दूं, अली को काम दूं, मैं कहूंगा एक जैसी प्रोफाइल है, ऐसा ही है, करीब करीब है ना। और अगर मैं उकाशा को कोई काम दूं, कोई उकाशा बुरा नहीं मानना, हमने ऐसे लिखा हो, बताएं तो उकाशा सिमिलरिटी में है, उकाशा फार है, ऐसे चलती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग ऐसे चलती है, उसमें और कुछ नहीं है। एम्बेडिंग को ये भी नहीं पता टेक्स्ट क्या है, वो सिर्फ नंबर्स को फाइंड कर रहा है। अब आप करेंगे सर्चिंग, आपने क्या सर्चिंग करी, आपने सर्चिंग करी 9,9, सर्चिंग ऊपर भी लिख दो, सर्च इक्वल टू 9,9। अब क्या सबसे सर्च होकर आएगा इसमें, बताएं बताएं क्या सर्च होकर आएगा, हमजा अली उकाशा, या तीनों आएंगे या दो आएंगे या एक आएगा, हमजा भी आएगा अली भी आएगा, दोनों आएंगे। ऐसे चलता है वेक्टर डेटाबेस, बैकग्राउंड में यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कोई साइंस नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है आपसे, यही है ना। आप लोगों ने क्या है एम्बेडिंग, तो एम्बेडिंग क्या है, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग है ना, एरे के अंदर जो नंबर होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं ना। तो एम्बेडिंग इंडेक्सिंग है, एम्बेडिंग को नहीं पता कौन अली कौन पाइथन कौन क्या, वो नंबर को रख रहा है और नंबर फाइंड कर रहा है, सिमिलरिटीज में काम चलता है। ये चीज आपको मालूम है ऑलरेडी, आप सब लोगों ने मुझे बताया, ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं कि आप बना रहे हैं चैटबॉट का एजेंट, ओपन एजेंसी के यूज करेंगे। ओपन एजेंसी में एजेंट के पास जो इनपुट जाता है वो क्या जाता है, टेक्स्ट जाता है या एम्बेडिंग जाता है, टेक्स्ट जाता है ना, इंग्लिश वाला टेक्स्ट होता है। और ओपन एजेंसी के पास कोई एलएलएम कनेक्ट होता है, जो एलएलएम कनेक्ट होता है वो उसको टेक्स्ट सेंड करता है। एलएलएम क्या क्या काम करता है, जवाब दें, थिंकिंग करता है, रीजनिंग कर रहा होता है, सवाल का जवाब ढूंढता है, जवाब को क्रिएट करता है, तो आसान जबान में जनरेट करता है, यही कर रहा होता है एलएलएम, जनरेट का काम कर रहा होता है। क्या एम्बेडिंग कैसा काम कर रहा होता है जो एलएलएम कर रहा है, एम्बेडिंग का भी हमने देख लिया कर क्या रहा है, क्या एम्बेडिंग जनरेट कर रहा है, क्या एम्बेडिंग थिंकिंग कर रहा है, क्या एम्बेडिंग सवाल का जवाब दे रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है एम्बेडिंग फाइंड करके दे रहा है, और तो कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा ही है। अब आपने बनाया चैटबॉट ओपन एजेंसी के, आपने क्या कहा, क्या इनपुट जाता है उसके अंदर, टेक्स्ट। आपने ओपन एजेंसी को टेक्स्ट दिया, वो किसके पास लेके गया, एलएलएम के पास। उसने साथ में एलएलएम को ये बताया कि मेरे पास क्या है, कुछ टूल्स है, उस टूल के अंदर क्या है, मेरी बुक का डेटा रखा हुआ है। तो अगर आपको कोई सवाल का जवाब मेरी बुक से चाहिए हो तो ये टूल कॉल करो, यही होगा ना। एजेंसी के पास एलएलएम से क्या रिस्पॉन्स आएगा, टूल कॉल। टूल कॉल में कोई पैरामीटर आएगा, टॉप के का पैरामीटर आएगा, जो भी आपने उसमें सेक्शन दी हुई स्टाइल दिया हुआ, ये टॉप के लेंगे ना उससे, ये टॉप पे लेंगे, कौन सा लेंगे, टॉप पे लेंगे, टॉप के। चले ये भी सवाल अच्छा है।
कौन सा पैरामीटर हमें जरूरत है, टॉप पी की या टॉप के की, जब हम एम्बेडिंग की सर्चिंग करवा रहे हैं? टॉप पी या टॉप के? पी ना, टॉप पी लेना चाहिए सुन ना, यही समझ में आ रहा है ना। चलो हमने टॉप पी ले लिया। टॉप पी क्या होता है कि भाई मुझे 90% अचीव करना है, 70% अचीव करना है, तो ताकि उसी से रेलेवेंट डेटा आएगा। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ यार सारे ना 70% जो स्किल्सफुल स्टूडेंट है वो आ जाए, तो कितने ज्यादा स्टूडेंट आ जाएंगे? अगर मैं कहूँ 99 वाला जो स्टूडेंट है वो आए तो गिनती क्या आएंगे? यही होगा ना, तो मुझे टॉप पी लेना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया, टॉप पी हो गया। ये तो हम टॉप पी का ले रहे हैं जो एलएलएम टूल कॉल करेगा। एलएलएम जब टूल कॉल करता है पैरामीटर देगा ना, टॉप पी तो समझ में आ गया, नंबर वैल्यू हो गई। एलएलएम जो रिटर्न देगा टूल कॉल के लिए पैरामीटर देगा और टैक्स देगा, एम्बेडिंग देगा। क्या देगा? कितने लोग कह रहे हैं एलएलएम जब टूल कॉल करेगा तो वो टैक्स देता है? पूरा कॉन्फिडेंस से बताया, कोई डरने की जरूरत नहीं। टैक्स आएगा, और टैक्स आपके कहानी से हुआ टूल में, टूल मतलब पाइथन का फंक्शन लिखा हुआ। अब मुझे बताया पाइथन के फंक्शन में आपके पास क्या है? टैक्स, जो फंक्शन कॉल हो रहा है, और आपने क्या करना है उस फंक्शन के अंदर? क्या चीज कॉल करनी है? कौन सा डेटाबेस है हमारे पास? क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट के डेटाबेस पे आपने जाके सर्चिंग करनी है। अभी हमने देखा एम्बेडिंग, मुझे पता है सर्चिंग के लिए मेरे पास टेक्स्ट चलेगा या एम्बेडिंग चलेगी? तो मेरे पास तो टेक्स्ट है फंक्शन के अंदर, किसके पास है इसका जवाब? मैं उसी की तो डिटेल में आया हूँ, जो सर ने आपको बताया है मैं उसकी डिटेल में तो हूँ। मैं उस फंक्शन में हूँ इस वक्त जिस फंक्शन के अंदर पैरामीटर में क्या आ रहा है? टेक्स्ट। ऐसा ही है। और लेकिन मुझे क्वाड्रेंट कॉल करने के लिए क्या भेजना है उसको? एम्बेडिंग। तो उस फंक्शन के अंदर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा टेक्स्ट एम्बेडिंग बन जाए? ये सवाल है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन मार्क है। बताए किसके पास है इसका जवाब? जी क्या यूज कर रहे हैं, थोड़ा तेज बताओ। एम्बेडिंग मॉडल करेंगे। एम्बेडिंग के भी मॉडल्स होते हैं, जिस तरह आपके जेमिनी के मॉडल है ना, इसी तरह गूगल का भी एम्बेडिंग का मॉडल होगा, ओपन एआई का भी होगा, सबके होते हैं। और एम्बेडिंग के मॉडल क्या करते हैं? टेक्स्ट की एम्बेडिंग बना देते हैं। टेक्स्ट की एम्बेडिंग क्या होगी? अली का नंबर रख दिया 3, आई का नंबर रख दिया 5, डिपेंड का नंबर रख दिया कुछ, हर टेक्स्ट का कोई नंबर रख दिया। बस वो ये कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो आपके फंक्शन में एक्स्ट्रा चीज क्या है? टेक्स्ट की क्या बन रही है? एम्बेडिंग के लिए आपने एक मॉडल कॉल करना होगा प्रॉपर, जिस तरह आपका गूगल का मॉडल है, ओपन एआई का, इस तरह दोनों के पास एम्बेडिंग मॉडल भी है। टेक्स्ट एम्बेडिंग लार्ज करके मॉडल है, किसका है वो? ओपन एआई का। इसी तरह जेमिनी का भी एक मॉडल होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें कौन सा अवेलेबल है, यूज बस हर बार सेम यूज करना पड़ेगा, ये थोड़ा मेक श्योर करना। एम्बेडिंग के मॉडल ने क्या करा? एम्बेडिंग में, एम्बेडिंग मतलब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जिस तरीके से ये इंडेक्सिंग। जब आपके पास एम्बेडिंग आ गया, आप क्वाड्रेंट को कॉल कर सकते हैं। क्वाड्रेंट कॉल कर सकते हैं, एम्बेडिंग मेरे पास आ गए, क्वाड्रेंट को सब क्यूरी तो देनी है, एक सर्च जाना है, रिस्पॉन्स आना है, समझ में आ रही है बात? तो मुझे ही बताया, अगर क्वाड्रेंट पर मैंने सर्च भेजा, रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा? कितने लोग कह रहे हैं क्वाड्रेंट रिस्पॉन्स एम्बेडिंग में देगा? बाकी लोग क्यों घबरा रहे हैं? हैंड रेस करें अगर पता है जवाब। कितने लोग कह रहे हैं नहीं एम्बेडिंग में नहीं देगा? कोई भी नहीं है। दोबारा मैं कह रहा हूं, कितने लोग कह रहे हैं एम्बेडिंग में रिस्पॉन्स करेगा क्वाड्रेंट? कितने लोग कह रहे हैं टेक्स्ट में रिस्पॉन्स करेगा क्वाड्रेंट? टेक्स्ट में करेगा, रीजन बताएं, थोड़ा तेज बताएं। नहीं तो आपने टेक्स्ट वाले पे हैंड रेस करा। तो मेरे भाई ये है आपका इस वक्त नॉलेज गैप, आप पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ाई करने के लिए रेडी नहीं, आप सर पे डिपेंडेंट है, सर जो पढ़ाएंगे मैं पढ़ूंगा। समझ में सब आ रहा, सवाल के जवाब सही दे रहे हैं, कोई आपके अंदर मिस्टेक नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जो माइनर सवाल में आपसे मैं जा रहा हूँ, तो उसका मतलब आप खुद से कोशिश कर ही नहीं रहे। थोड़ी सी कोशिश बंदा कर लेता, अभी बैठे बैठे भी कोई चैट जीपीटी कर सकता था, मेरे सवाल जब मैं करता था 1 मिनट लगता, इससे ज्यादा नहीं लगता। जितनी देर में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जितना टाइम मिले ना, उतनी देर में भी आपकी सर्चिंग हो सकती है।
मैं यही करता हूँ, मुझसे कोई बात कर रहा होता है, अगर मैं थोड़ा सा सवाल का जवाब नहीं पता होता, अगर वो सवाल पूछने में जितनी देर लगा था उतनी देर में मैं जवाब पे ढूंढ लेता हूँ। सवाल मुझसे किसी ने पूछा, मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन उसने सवाल पूछने में लगाई देर, क्यों मुझे तो जवाब पता ही था, उसके सवाल पूछते पूछते मैं जवाब ढूंढ लेता हूँ। तो ये आपने हैबिट बनानी है अपनी, हैबिट बनेगी ना, आदत बनेगी ना। अब मुझे ये बताएं, क्वाड्रेंट जो है कितने लोग कह रहे हैं टैक्स रिटर्न करेगा? कितने लोग कह रहे हैं एम्बेडिंग रिटर्न करेगा? अब एक और सवाल थोड़ा सी क्यूरियोसिटी लेकर आते हैं, कितने लोग कह रहे हैं टैक्स और एम्बेडिंग दोनों रिटर्न करेगा? कौन करेगा सर्च? किसी में है? मैं इतनी अभी 2 मिनट के अंदर सर्च कर ले। अब इसका दूसरा फॉर्म में आते हैं, जब तक आप सर्चिंग कर रहे हैं मैं सवाल को जानबूझ के बड़ा करूँ। कोऑर्डिनेट के बाद डेटा आया कहां से? सारा हमने अपलोड करा, तो जाहिर है जब हमने अपलोड करा तो हमने एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके अपलोड करा होगा। तो जिस वक्त हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे थे उस वक्त मैंने कोई एम्बेडिंग मॉडल यूज करा होगा, या तो ओपन एआई का यूज करा होगा, या तो जेमिनी का कोई भी मॉडल यूज करा होगा जो एम्बेडिंग मॉडल है। सही है? तो मुझे ये बताएं, सपोज करें मैंने ओपन एआई का टेक्स्ट लार्ज वाला, टेक्स्ट लार्ज एम्बेडिंग का मॉडल यूज करा है, कब? एम्बेडिंग कन्वर्ट करने में फर्स्ट टाइम पे, जब मैं अपनी बुक को एम्बेडिंग में लेके जा रहा था, वन टाइम वाला जो काम। और वो एम्बेडिंग जो कन्वर्ट हुई हुई है वो किसी को हुई है? ओपन एआई वाले मॉडल के स्टैंडर्ड को हुई है। अब मैं जब सर्च करना आया हूं, तो सर्च करते वक्त जरूरी है मैं सेम मॉडल से एम्बेडिंग कन्वर्ट करूं या मैं कोई भी मॉडल यूज कर लूं? बताएं, समझ में ही आ रही है? सेम मॉडल। जाहिर है जब मैंने बुक बनाई, मैंने एम्बेडिंग यूज करी, तो उस वक्त मैंने मॉडल यूज करा। जब कोई सर्च करने आ रहा है, सेम मॉडल से एम्बेडिंग बनाया ना, कोई और सेम मॉडल से एम्बेडिंग बना, हो सकता है उसके अंदर 9 का मतलब जो था हमारे पास, सपोज करें नंबर था हमारे पास कोई 9, वो नंबर हमने दिया हुआ था किसको? एआई वाले को। हो सकता है दूसरे मॉडल के अंदर वो 9 वाला नंबर उसने किसी और को दिया हो, मसला हो जाएगा ना, सेम मॉडल यूज करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, जो मॉडल हमारे पास है, जैसे मैंने बताया टेक्स्ट एम्बेडिंग लार्ज ओपन एआई का, इस तरह जेमिनी का भी है, वो मॉडल टेक्स्ट टू एम्बेडिंग करते हैं? कितने लोग कह रहे हैं टेक्स्ट टू एम्बेडिंग कन्वर्ट करते हैं? यस। कितने लोग एग्री हैं? जो मेरे पास एम्बेडिंग का मॉडल है उसको मैं टेक्स्ट टू एम्बेडिंग में रिस्पॉन्स करता है, कितने लोग एग्री करते हैं? अब इसका दूसरा जो सवाल, कितने लोग कह रहे हैं अगर मेरे पास एम्बेडिंग है तो वो एम्बेडिंग टू टेक्स्ट भी करते हैं? कितने लोग कह रहे हैं? किसने ट्राई करा आज तक? करा किसने ट्राई? रिवर्स वाला ट्राई करा है? अभी हमने कहा एम्बेडिंग टेक्स्ट टू एम्बेडिंग, अब सवाल ये एम्बेडिंग टू टेक्स्ट पॉसिबल है? लॉजिकल सोचे ना, क्या दूसरा वाला? लॉजिकल सोचे, लॉजिकल। अब मेरा एक सवाल जिसका आप लोग सर्चिंग करने गए थे, मुझे ये बताएं कि आपने क्वाड्रेंट में सर्चिंग करी, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पे हमने कहा एम्बेडिंग अपलोड होती है, आपने देखा, सबने यस बोला। क्या क्वाड्रेंट पे टेक्स्ट भी अपलोड होता है? किसी ने ये सर्च करा? किसी के बाद जवाब है यस या नो? दूसरा जवाब, क्वाड्रेंट में जब मैं सर्चिंग करता हूँ रिटर्न में वो क्या करता है? एम्बेडिंग करता है। क्या वो रिटर्न में एम्बेडिंग के साथ टेक्स्ट भी देता है? कितने लोग कह रहे हैं यस वाले? कितने सर्चिंग करी होगी ना आप लोगों ने? यार बड़ा हैंडस करके बता दें, टेंशन नहीं है। क्या सर्चिंग करी आपने, बताएं? ये कह रहे हैं क्वाड्रेंट पे जब मैं जाके कोई क्यूरी करता हूँ तो क्यूरी करते हुए मैं सिर्फ एम्बेडिंग देता हूँ, लेकिन रिटर्न में वो एम्बेडिंग भी दे रहा है और टेक्स्ट भी दे रहा है। ये बोला आपने, दोनों दे रहे हैं। कितने लोग इनकी बात से एग्री कर रहे हैं? उन्होंने सर्च करा तो सही करा हो। नाम क्या आपका? अली भाई की बात को कितने लोग बिलीव करते हैं? ये सच बोल रहे होंगे। अरे हैंडस करके बता दो, क्या डर है? सच बोल रहे हैं अली भाई? तो मेरे भाई अगर क्वाड्रेंट पे मैं गया सर्चिंग करने, मैंने उसको क्या दिया? एम्बेडिंग। बदले में मुझे उससे क्या रिस्पेक्ट चाहिए? सिमिलरिटी के साथ सर्च करके लेकर आए, सिमिलरिटी के साथ सर्च करके लेकर आए, तो रिटर्न के अंदर मुझे एम्बेडिंग की जरूरत पड़ेगी दोबारा से?
नहीं पड़ेगी। रिटर्न में मुझे मेरे पास एम्बेडिंग आ रहा बिल्कुल आना चाहिए, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट है मैं बना क्या रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे रेट के मुताबिक रिटर्न में हमें टेक्स्ट चाहिए। अब आप लोगों की सिर्फ नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ, जब हम रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी माइनर चीजें आप लोग काम करें, सीखें, हर चीज आप डिपेंडेंट हम पे नहीं रखते कि हम ही आपको आगे बताएं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब हम एम्बेडिंग मॉडल के साथ काम करते हैं तो पहली बार जब मैं एम्बेडिंग मॉडल में अपनी बुक को अपलोड करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी बुक की एम्बेडिंग क्रिएट करूंगा, पूरी बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करूंगा। एम्बेडिंग को कन्वर्ट करते हुए दो मेन हमारे पास एरे होती है, कौन कौन सी होती है? एक होता है चंक और दूसरा क्या होता है, ओवरलैप। क्या होता है ये? इतनी बड़ा पैराग्राफ है, पूरा तो एक साथ एम्बेड नहीं करूंगा, क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को चंक्स में ब्रेक करूंगा। फिर ओवरलैप क्या होगा? ओवरलैप ये होगा कि अगर मैंने पैराग्राफ की एक लाइन चंक में तोड़ दी, दूसरी लाइन भी चंक में तोड़ दी, तीसरी लाइन भी चंक में तोड़ दी, तो वो आपस में लिंक नहीं हो रही। हो सकता है कोई वर्ड बेचारा आधा इधर हो जाए, आधा वाला वहां हो जाए, आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में, मसला हो जाएगा। तो ओवरलैप में क्या है कि जब भी कोई नई एरे बनेगी तो वो पुरानी लाइन का भी कुछ टेक्स्ट देगा। आप YouTube पे वीडियो प्ले करते हैं ना, कभी वीडियो स्टक हो जाती है, आप रोकते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, वही वाली बात से शुरू करता है। ओवरलैप करता है वो नहीं करता, या वो अगले वाली बात से शुरू करता है, बिल्कुल माइनर सेकंड जो है वो सेम बात से शुरू करता है जहां आपने रोकी थी, ताकि आपको बात पूरी सुन ले। हो सकता है आपने कोई बात बीच में रोकी हो, कोई वर्ड वो यूज कर रहा हो, उसने आधा बोला हो, आपने रोक दिया हो, आप दोबारा बोले, वर्ड पूरा बोलेगा, बोलता है ना। ये ओवरलैप होता है कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो, बीच में कोई आगे इंटरप्ट करता है, जैसे वो वापस ज्यादा तो आप अपनी बात वहीं से शुरू करोगे जहां से खत्म होती है, थोड़ा सा पीछे वाले वर्ड एक दो बोलोगे, इसको ओवरलैप बोलते हैं। तो वो टेक्स्ट को जब रख रहा होता है, आपने चंक्स में तोड़ दिया, इतना बड़ा पैराग्राफ है उस समय तोड़ दिया, लेकिन हर हिस्से में पुराने वाले का थोड़ा सा पार्ट जो है रिपीट हो रहा है, उसको ओवरलैप बोलेंगे। तो जितने ओवरलैप के इंडेक्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, उतने ओवरलैप कर देंगे। इससे क्या है, कोई चीज बीच में आधी अधूरी कट नहीं हुई, कोई वर्ड रहे तो पूरा होगा, इधर भी उधर भी, समझ रहे हैं? हो सकता है पहले वाले में पूरा ना हो, लेकिन दूसरे वाले में पूरा आ जाएगा ओवरलैप के बाद। ये एम्बेडिंग का पहला रूल होता है। ये जो ओवरलैप वाला काम है, ये हम कब करेंगे? जब हम अपनी बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? लेकिन जब मैं सर्च करने आ रहा हूं तो उस वक्त ओवरलैप की जरूरत पड़ेगी, चंक्स की जरूरत पड़ेगी। सर्च पे तो नहीं पढ़नी चाहिए ना, ये तो जब भी पढ़नी चाहिए जब मैं अपनी बुक को रखवा रहा हूँ। क्योंकि दो मेरे पास ऑप्शन है, एक है मैं बुक का डेटाबेस बना के लोड कर रहा हूँ, एक है बने बनाए डेटाबेस पर सर्चिंग कर रहा हूँ, दो अलग अलग काम है। बात समझ में आ गई? अब आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जाके सर्च करना है कि जब मैंने अपनी पूरी बुक का ओवरलैप करा, उसको क्या करा, चंक्स में ब्रेक करा और उसके एम्बेडिंग्स बनाए और मैंने क्वाड्रेंट पे रखवाए, तो क्वाड्रेंट सिर्फ एम्बेडिंग रखता है या साथ में टेक्स्ट भी रखता है? सर्च करो। कितनी देर लग रही है ना आपको सर्च करने में, ये आपकी हैबिट बता रही है। आपकी क्लास में इस वक्त जो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो इस वक्त वही है जिसने मेरे बोलते ही विद इन 30 सेकंड सर्च भी कर लिया और आंसर भी ढूंढ लिया। तो ये स्मार्टनेस लाया अपने अंदर। अब वो दौड़ नहीं बचा। इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा होगा, आप बोलोगे यार पता तो था, सर्च भी मैं 1 मिनट में कर लूं, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना, झूठ हो जाएगा। उसके साथ उसी वक्त मैं सर्च करूंगा, गलत हो जाएगा ना। इंटरव्यूअर को सच बताना है कि मुझे ये चीज नहीं आती, लेकिन मुझे आती है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं बता पा रहा क्योंकि मैं सर्च नहीं कर पा रहा। ठीक है, दोनों रखता है। क्या रखता है? दोनों रखता है। अब मुझे ये बताएं, आप सपोज करेंगे एम्बेडिंग का डेटाबेस है, हमारे पास दोनों चीजें, इंग्लिश वाला वर्ड भी है, सपोज कर लेते हैं, अभी इतना एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ, हमने एग्जांपल में लिखा था, इंग्लिश वाला वर्ड भी है और एम्बेडिंग भी है, समझ गए? ये कब कन्वर्ट हुई? जब आपने पहली बार बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा, तो एम्बेडिंग और टेक्स्ट दोनों रखे हुए अलग अलग, सही है। लेकिन जब उसके पास एम्बेडिंग में टेक्स्ट भी है, तो वो क्यों सर्चिंग के टाइम पे हमारे से एम्बेडिंग मांगता है? क्यों वो नहीं बोलता भाई टेक्स्ट लेके आओ, सर्चिंग करो, चले जाओ? क्योंकि वो है ही वेक्टर डेटाबेस, उसका काम ही यही है। सारी जो साइंस है वो लगाई ही नहीं है कि भाई नंबर में सर्चिंग करनी है। अगर टेक्स्ट में सर्चिंग करनी होती क्यों बनता वेक्टर डेटाबेस? तो उसका मतलब वेक्टर डेटाबेस के बाद दोनों चीजें, क्या क्या चीजें? टेक्स्ट भी है और एम्बेडिंग भी है। लेकिन जब आप सर्च करने आते हो तो आप सिर्फ एम्बेडिंग सर्च कर सकते हो, टेक्स्ट सर्च नहीं कर सकते।
समझ गए? तो इसीलिए जब आप सर्च करने आते हो तो आपने अपना टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, फिर सर्च करना है, लेकिन जब वो रिस्पॉन्स लाएगा तो वो टेक्स्ट और एम्बेडिंग दोनों देगा। आपने क्या करना है, अपने सिर्फ टेक्स्ट वाली फाइल को उठाना है और जो भी आपका फंक्शन है जो अपन एजेंसी को यूज कर रहा है वो फंक्शन के रिटर्न में आप क्या दोगे, सिर्फ टेक्स्ट वाली फाइल दे दोगे। एम्बेडिंग तो देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओपन एआई एजेंसी की एम्बेडिंग तो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने एलएलएम को सेंड कर रहा है। एलएलएम को क्या सेंड करेगा, टेक्स्ट सेंड करेगा। तो रिटर्न में आपको टेंशन नहीं, सिर्फ आपको क्यूरी करते वक्त एम्बेडिंग में कन्वर्ट कराना है। तो ये सवाल का जवाब कितने लोगों का क्लियर है? ये सवाल सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। माशाल्लाह से आप लोग हैकाथॉन पे वर्किंग कर रहे हैं। हैकाथॉन का कोशिश करना प्रोजेक्ट 1 बनाकर अपलोड कर देना, सबमिट करा देना, फिर प्रोजेक्ट 2 पे पैरेलल वर्किंग कर लेना। एटलीस्ट ये होगा आपकी हाफ सबमिशन तो होगी, जीरो तो नहीं होगे ना, क्योंकि कल आपके पास डेडलाइन है, टाइम बहुत कम है आपके पास। हैकाथॉन का प्रोजेक्ट 1 सबमिट करा देना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई? कितने लोग हैं? देखिए सिंपल रूल है, हैकाथॉन आपका एग्जाम है, देखिए इसके अंदर आपके पास टाइम लिमिटेड है, टाइम अपना बचाना होता है, स्मार्ट अप्रोच यूज करनी होती है। एट द एंड में आके किसी को ये, अगर मैं हैकाथॉन में हूँ, सर्जिया ने मुझे भी हैकाथॉन दिया हुआ, अली भाई को भी दिया हुआ, मैं सर्जिया से जाके ये भी एक्सक्यूज नहीं कर सकता भाई मैं तो क्लास में जाके पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मेरा टोकन तो क्लास को पढ़ाने में लग गया सारे। क्योंकि क्या है, वो रेस है। सर बोलेंगे भाई आपको अगर फिक्र है आप नहीं जाओ क्लास में, लेकिन आप रेस को पूरा करो, एग्जाम है, एग्जाम तो यही होगा। आपको अगर मसले आप क्लास भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, लेकिन अपना आपको तो साबित करो पहले अपना एग्जाम दो। या तो एग्जाम आप चैलेंज ही नहीं लो, आप बोलो मैं एग्जाम ही नहीं दे रहा, मैं एग्जाम ले भी लूं और एंड में मैं बोलूं कि भाई मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरा टोकन तो क्लास को पढ़ाने में खत्म हो गया। तो यही होता है, चैलेंज है, मैं स्टक हो रहा हूं, मुझे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आपके पास अगर क्लाउड नहीं चल रहा था, आपने क्या करना था, स्पेक्टेड प्लस यूज करना सबसे जरूरी है, मैंडेटरी। आपने जेमिनाई उठाना था, स्पेक्टेड प्लस जेमिनाई पे सेटअप करना था और अपना प्रोजेक्ट को वर्किंग शुरू कर देनी थी। समझ रहे हैं? स्पेक्टेड प्लस पे जेमिनाई के साथ मीन टाइम पे, क्योंकि वर्किंग तो जेमिनाई करेगा, वो आपने उससे मॉनिटरिंग करनी है और देखना है कि कर क्या रहा है। बाकी सारे लिए आपको सारी बेस्ट प्रैक्टिस बता चुकी। मीन टाइम पे आपने अपने क्लाउड को फिक्स करना था। एटलीस्ट क्लाउड फिक्स होने में 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, आपका प्रोजेक्ट तो आधा कंप्लीट हो जाता, प्रोजेक्ट का पार्ट 1 तो कंप्लीट हो जाता, सबमिट तो हो जाता, अभी तक के होता नहीं होता, हो जाता ना। एटलीस्ट आपको ये तो बोलते मेरा प्रोजेक्ट का पार्ट 1 कंप्लीटेड है, पार्ट 2 में क्लाउड से करूंगा, क्योंकि क्लाउड उस वक्त इंस्टॉल नहीं हो रहा था, हो गया मैं क्लाउड से करूंगा। स्मार्ट अप्रोच है। कोर्टेक्स है तो कोर्टेक्स यूज कर लेते। अपने आप को रोकना नहीं है, स्टक नहीं होना। समझ रहे हैं? अपनी घड़ी का सेल खत्म नहीं करना कि रुक गई एक जगह पे, आगे नहीं बढ़ी। अब ये तो चले हैकाथॉन से रेडिट हो गया, अब दूसरी चीजें भी हैं। अली भाई आपको बता चुके हैं हैकाथॉन में जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप पहले बुक का स्ट्रक्चर बना लें, फिर चैप्टर लिखवाएं ताकि कम टोकन यूज और अच्छा काम हो, ये सारी चीजें आप लोग कर लें। ये तो बात समझ में आ गई। प्रोजेक्ट 2 भी आपको बता दिया है और रेक के बारे में भी बड़ी डिटेल में बात हो गई है। होपफुली आप अपना प्रोजेक्ट 1 और 2 सबमिट करा देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट 1 जैसी को सबमिट करा देना, देर नहीं लगा। अब इससे भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, हम लोग अपनी फैकल्टी मीटिंग अभी कर लेंगे, आपको मिला हुआ होगा पहले से ही हैकाथॉन 2, पहले से ही हैकाथॉन 2 में 5 प्रोजेक्ट्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स को तो मिले हुए, स्टूडेंट्स को भी मिले हुए हैं। जैसे कि आपका आला हैकाथॉन 1 कंप्लीट होगा, इसमें 2 प्रोजेक्ट है, हैकाथॉन 2 आपको मिल जाएगा। आपने हैकाथॉन 1 में पूरी जान लगानी है, एक्सपेक्टेड प्लस पे स्ट्रांग होना। क्लाउड पे चाहे नहीं हो कोई इतना मसला नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स, लेकिन हैकाथॉन 2 में जैसे आप जाओगे आपने वहां पर क्लाउड को यूज करना है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, हम लोग आपस में मीटिंग करके डिसाइड कर लेंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी हाई है, आपको पढ़ाया जाएगा फास्ट एपीआई। क्या पढ़ाया जाएगा? फास्ट एपीआई का मतलब क्या है? आप बैकएंड पे काम कर रहे होंगे। अभी एक पॉजिटिव बात आप लोगों में है, वो पॉजिटिव बात क्या है कि आप लोग एपीआई को इस्तेमाल करते हुए बहुत एक्सटेंसिवली। तो आपने बैकएंड अभी तक बनाया तो नहीं है, लेकिन आप बैकएंड के बहुत बड़े यूजर हो, मतलब बैकएंड की बनाई हुई प्रोडक्ट के एज अ फ्रंट एंड उसके यूजर बने हो। ओपन एजेंसी के आपने पढ़ा, एजेंटिक के आप स्पेशलिस्ट, तो आपको इसमें फ्रंट एंड भी अच्छी है, आपकी एजेंटिक भी अच्छी है, साथ साथ आप एपीआई के कंज्यूमर रहे हो और आपको एपीआई की सारी चीजें पता है। मतलब आपने सपोज कर रहे हैं बर्गर कभी बनाया नहीं, लेकिन बर्गर खाए बहुत है, तो आपको बर्गर के सारे माइनर पॉइंट्स पता है इसमें क्या क्या होता है। तो जिस दिन आप बनाने जाएंगे, क्योंकि आप इसके यूजर है, खाने वाले, तो आप बना भी अच्छा सकते हैं।
सही है। तो जब आप बैकएंड पे हम फास्ट एपीआई पे जाएंगे, आप में और दूसरे जो स्टूडेंट्स बैकएंड पढ़ते हैं उनमें एक फर्क होगा। दूसरे स्टूडेंट जब बैकएंड पढ़ते हैं तो उनको बिजनेस नॉलेज नहीं होती, उनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती, तो वो बैकएंड पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता इसको कैसे अचीव करें। आप लोग अच्छी बात है, जब आप बैकएंड पढ़ेंगे तो आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी पता है और आपको बिजनेस भी पता है कि बनाना क्या है। तो आप बैकएंड को जब पढ़ रहे हैं तो आप सबसे फास्ट पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि आप बैकएंड के इतने टाइम से यूजर रहे हैं, बैकएंड की चीजें यूज करते हुए, तो आपको ये मालूम है कि पहले मैं एपीआई का एंड पॉइंट यूज करता था, अब मैं एपीआई का एंड पॉइंट बनाऊंगा। पहले मैं एपीआई का टोकन इस्तेमाल करता था, अब मैं एपीआई का टोकन जनरेटर बनूंगा। अब पहले मैं टेबल के उस साइड था, मैं शॉप से जाके बाय करता था, अब मैं टेबल के इस साइड हूँ, अब मैं शॉपर हूँ, अब शॉप मैन हूँ, मुझसे लोग बाय करने आ रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, आपने अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना है। पहले मैं बैकएंड का यूजर था, बैकएंड की बनाई हुई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता था, अब मैं बैकएंड का डेवलपर हूँ, अब मैं टेबल के इस तरफ आ गया हूँ। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं उस तरफ रहा हूँ टेबल के, तो मुझे पता है कि उस तरफ जब मैं था तो मैं बैकएंड की क्या क्या चीज इस्तेमाल करता था, तो अब मैं बनाते वक्त उन सारी चीजों को माइंड में रखूंगा। सपोज कर रहे हैं फास्ट एपीआई जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क है, जो ये गारंटी देते हैं हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सर्विस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये फास्ट एपीआई देते हैं। फास्ट एपीआई दो चीजों को मिलकर बना हुआ है, एक उसका स्टारलेट है बैकग्राउंड पर, और एक दूसरा फास्ट एपीआई दूसरी चीजों का यूज करता है। हम लोग क्या करेंगे, फास्ट एपीआई एपीआई के यूज करेंगे। नाम बताए, फास्ट एपीआई बताए। एसक्यूएल मॉडल यूज करेंगे हम डेटाबेस से बात करने के लिए। क्या यूज करेंगे, एसक्यूएल मॉडल। डेटाबेस हमारा होगा पोस्टग्रेस के ऊपर। पोस्टग्रेस अभी हम देखेंगे कहां पे करेंगे, नियॉन पे। नियॉन डीबी के नाम से एक वेबसाइट है, नियॉन के नाम से, वहां पर हम अपना अकाउंट बनाएंगे, जो आप कभी घर जाके बना लेंगे, और उस पर हमारा आ जाएगा पोस्टग्रेस का डेटाबेस। सही है। फास्ट एपीआई नियॉन डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करेगी, बीच में होगा एसक्यूएल मॉडल, मतलब ओआरएम, काइंड ऑफ ओआरएम होगा। हम सपोज कर रहे हैं साथ साथ में हमारे पास डेटाबेस की सैनिटाइजेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए होगा पाइडेंटिक। क्या नाम है, पाइडेंटिक। तो हमारा फास्ट एपीआई, एसक्यूएल मॉडल, पाइडेंटिक और पोस्टग्रेस का डेटाबेस नियॉन के ऊपर। जिस तरह क्वाड्रेंट है इस तरह नियॉन है। चार चीजें हो गई आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास में अब ये आपके ऊपर है कि आप बैकएंड को कितना जल्दी अडॉप्ट करेंगे, कितना फास्ट पढ़ेंगे। हम आपको नेक्स्ट क्लास से बैकएंड पे ले जाएंगे, और बैकएंड पे जाकर आपके पास हैकाथॉन के जो 5 प्रोजेक्ट्स होंगे, हैकाथॉन 2 के, हैकाथॉन 1 में 2 प्रोजेक्ट है, हैकाथॉन 2 में 5 है। तो 5 का जो पहला प्रोजेक्ट है वो तो सिंपल है, आप कर लेंगे खुद ही। तो दूसरा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा लेंथी है, उस पर फास्ट एपीआई की बहुत ज्यादा नीड है, तो सर आपको फास्ट एपीआई पढ़ाएंगे। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी बैकएंड की चीजों को अडॉप्ट करते हैं, पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट 2 को बनाते हैं। फिर हम आएंगे प्रोजेक्ट 3 पे। प्रोजेक्ट 3 और एडवांस होगा। प्रोजेक्ट 3 में आप ओपन एआई एजेंसी की दूसरी चीजें यूज कर रहे हैं। आपसे एक सवाल है, कितने लोगों को ये मालूम है कि ओपन एआई एजेंसी की जब हमने पढ़ी थी, जो उसके बैकएंड पे कोडिंग लैंग्वेज थी, इसी तरीके से ओपन एआई एजेंसी ने एक और लॉन्च करा था जिसका नाम था एजेंट बिल्डर। कितने लोगों को एजेंट बिल्डर का पता है? सबको पता है माशाल्लाह। कितने लोगों को नहीं पता? एजेंट बिल्डर ओपन एआई ने अपना होस्टेड प्लेटफॉर्म निकाला है। जिस तरह आप ओपन एआई एजेंसी के पे कोडिंग करते हो, इस तरह एजेंट बिल्डर पे सेम चीज ड्रैग एंड ड्रॉप में, और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हर चीज प्रोवाइड करी है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको एजेंट बनाने का बोलता है, आप एजेंट बिल्डर पे जाते हो, आपको हर चीज एंड टू एंड मिलेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पे पूरी प्रोडक्ट बनानी है। हाँ, रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप पे पूरी प्रोडक्ट अपने एजेंट लिख के तैयार करनी है, रैंक भी वहीं मिलेगा, एजेंट बिल्डर पे हर चीज मिलेगी, हॉस्टेड भी वो खुद होगा, आपने होस्ट भी नहीं करना, लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रंट एंड के लिए आप चैटकिट यूज करोगे, जो आज सर ने बताई है। चैटकिट जब आप करोगे, आपको पता रिएक्ट पर है, तो चैटकिट का वर्सल पर डिप्लॉय कर दोगे, तो चैटकिट का लिंक भी आपके पास वर्सल पे आ जाएगा। फ्रंट एंड के लिए चैटकिट, बैक एंड के लिए एजेंट बिल्डर, आपके पास रेडी सोल्यूशन है, आप किसी भी कस्टमर को भेज सकते हो। तो ये हम लोग हैकाथॉन के प्रोजेक्ट 3 में ओपन एआई एजेंसी के ऊपर दोबारा जाएंगे, जिसमें आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना होगा और फास्ट एपीआई वगैरह सारी चीजें आपके पास होंगी। प्रोजेक्ट 1 सिंपल है, 2 के लिए फास्ट एपीआई पढ़नी पड़ेगी, 3 की आधी चीजें पढ़ी हुई, थोड़ी बहुत आपको पढ़ा देंगे, एमसीपी वगैरह। ठीक है। अब आएंगे प्रोजेक्ट 4 पे। प्रोजेक्ट 4 पे आने से पहले आपने बैकएंड में स्ट्रांग होना है। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट एपीआई को फास्टली अडॉप्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम 3 प्रोजेक्ट कर लेंगे, हम चले जाएंगे प्रोजेक्ट 4 पे। अब डिपेंड करता है एक क्लास में हो जाए, 2 में हो जाए, 2 से मुराद 2 हफ्ते, 1 से मुराद 1 वीक। उसके बाद जैसे ही हम प्रोजेक्ट 4 पे जाएंगे, हम पढ़ेंगे क्लाउड नेटिव। क्या पढ़ेंगे? क्लाउड नेटिव। इस वक्त आपको पता है दुनिया की मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स में से एक आती है।
तो होपफुली क्लाउड नेटिव जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का ऑलमोस्ट जो हम आपसे चाहते थे पढ़ना वो कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये आपका और हमारा जो सफर शुरू हुआ था उसका बिल्कुल ये हमारा सपोज कर सकते हैं हम एक एंड है जो हम हैकाथॉन की मदद से 7 प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बाकी हैकाथॉन पे पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है।